18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष। 18वीं सदी का भारत भारत के इतिहास में महान परिवर्तन लाने वाला युग सिद्ध हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उस विशाल साम्राज्य को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिससे मुगल शासन पतन की तरफ बढ़ चला। मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप भारत में अनेक छोटे बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। वे सभी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आपसी लड़ाई में व्यस्त रहे। इसमें मराठा, मैसूर, हैदराबाद और बंगाल जैसे राज्य आगे रहे। उनके बीच एकता का अभाव था। इसी समय विश्व भर में महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ता का स्थान ब्रिटेन ने प्राप्त कर लिया था। ब्रिटेन ने भारत की इस राजनीतिक शून्यावकाश का लाभ लेना चाहा। शक्तिशाली सेना और कूटनीतिज्ञ अधिकारियों वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महत्तम आर्थिक शोषण करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप एक विदेशी सत्ता भारत के राजनीतिक मंच पर प्रतिस्पर्धी के रूप में आई। भारत के लिए यह कठिन समय था। एक तरफ भारतीय आपस की लड़ाई में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन उसका लाभ लेकर भारत में शासन स्थापित करने के लिए आतुर था। छिन्न भिन्न और निर्बल भारतीयों को वे सरलता से अंकुश में ले सकते थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने लिखा है कि इंग्लैंड ने भारत को जीता नहीं, बल्कि भारतीयों ने ही सोने की थाली में भारत इंग्लैंड को भेंट में दिया था। यह सत्य ही है। करके औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह पतनोन्मुख हुआ। नादिर शाह जैसे शक्तिशाली ईरानी आक्रमण इस सन 1719 ने मुगल साम्राज्य के पतन को गति दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष पैदा हुआ। अंत में बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। वह एक विद्वान और योग्य राजा था। इतना ही नहीं, बल्कि औरंगजेब से बिल्कुल विपरीत उसने हिंदुओं के साथ समानतापूर्ण व्यवहार किया। राजपूतों के साथ भी उसने अच्छे संबंध बनाए, जबकि राजा जय सिंह और अजीत सिंह तथा मराठा सरदारों के साथ उसकी अव्यवस्थित नीति के कारण अच्छे संबंध नहीं रहे। ताराबाई और साहू के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर उसने योग्य कार्यवाही नहीं की, जिससे मराठा भी उसके विरुद्ध हो गए। बहादुर शाह ने सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ भी अच्छे संबंध बनाए। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व लेकर के बहादुर शाह के विरुद्ध विद्रोह किया। इतना ही नहीं, बल्कि सतलज और यमुना नदी के बीच का समग्र क्षेत्र भी उन्होंने कब्जा कर लिया। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ मित्रता बनाए रखी, जबकि बहादुर शाह की शासन व्यवस्था बिगड़ रही थी। उसकी मृत्यु ईएसपी 1712 के बाद पुनः मुगल सत्ता अंधाधुंधी में फंस गई। फिर से उत्तराधिकार के लिए हुए युद्ध में जहादर शाह की जीत हुई। उसका वजीर जुल्फिकार महत्वाकांक्षी था, जबकि उसके समय में राजपूतों के साथ पुनः संबंध स्थापित हुआ। जुल्फिकार के विरुद्ध भी षड्यंत्र रचकर फखुशियर गद्दी पाने में सफल ये 1713 हुआ। सैयद बंधुओं ने उसकी सहायता की। फखुशियर भी सक्षम नहीं था। उसके समय में मुगल साम्राज्य निर्बल बना। ईएस 1719 से ईएस 1748 तक के लंबे समय तक फखुशियर के बाद मोहम्मद शाह ने शासन किया। वह भी निर्बल होने के कारण खास करके मराठा सरदारों, अवध, बंगाल और पंजाब पर अपना आधिपत्य बनाए नहीं रख सका। उसके समय में नादिर शाह के आक्रमण ने अधिक खराब स्थिति पैदा की। अब ईएस 1779 शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह हिम्मत वाला और योग्य शासक था, परंतु मुगल साम्राज्य का उद्धार करना उसके लिए संभव नहीं था। अंग्रेजों ने ईएस 1797 और 1764 बंगाल पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी और वे क्रमशः दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अंत ईएस 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार का लिया। मुगल शासन के ऐसे निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण भारत ब्रिटिश सत्ता का भोग बना। हैदराबाद और कर्नाटक हैदराबाद राज्य की स्थापना ईएस 1724 आशफ जहां ने की। वह बाद में निजाम उल मुल्क के नाम से जाना गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसने दक्षिण में जाकर क्रमशः हैदराबाद राज्य की नींव डाली। मन ही मन मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र रहने का निश्चय किया। मुगल साम्राज्य के नमूना अनुसार दक्खन में भी उसने व्यवस्थित प्रशासनिक पद्धति प्रारंभ की। उसके दीवान पूरन चंद ने दक्खन में महसूली व्यवस्था स्थापित करने में उसकी मदद की।
उसकी मृत्यु होने पर राज्य में अव्यवस्था फैल गई। कर्नाटक के नवाब शहादत मुल्ला खां ने अपने भतीजे दोस्त डाली को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसके बाद ईएस 1740 दोनों राज्यों के बीच बार बार संघर्ष होने से दोनों कमजोर हो गए और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बंगाल मुगल साम्राज्य के निर्बल होने पर ईएस 1717 मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में सूबेदार के बदले स्वतंत्र रूप से शासक बनना पसंद किया। उसके समय में बंगाली जमींदारों ने विग्रह किया, जिसे उसने दबा दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन शासन में आया। उसने 1729 तक बंगाल पर शासन किया। उसके पश्चात उसका पुत्र सरफराज खां गद्दी पर बैठा, परंतु एक ही वर्ष बाद उसे हटाकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। बंगाल में इन तीनों नवाबों के समयकाल में शांति और व्यवस्था बनी रही। उसने व्यापार और वाणिज्य का विकास किया। उसने ही नई जमीन महसूल पद्धति लागू करके महत्वपूर्ण कार्य किया। इन तीनों नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान अवसर प्रदान किया। उसने व्यापार वाणिज्य, खास करके विदेश व्यापार का विकास करने के लिए नदी मार्गों को सुरक्षित किया। उसने अंग्रेजों और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलकाता और चंद्रनगर में कारखानों की किलेबंदी पर रोक लगाई। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली सैन्य रखने का बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं किया था। परिणाम स्वरूप उनका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के समय में प्लासी के युद्ध 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की सेना की हराकर भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। अवध शहादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त ईएस 1722 किया गया था, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से पहचाना जाता था। उसने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वह बुद्धिशाली और शक्तिशाली था। उसने नई जमीन महसूल पद्धति का प्रारंभ किया था। उसने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच समानतापूर्ण व्यवहार किया था। उसकी मृत्यु होने पर सफदरजंग ने इलाहाबाद और अवध का संचालन अपने हाथ में ले लिया। बंगेस नवाबों के सामने 1750-51 उसका महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। सफदरजंग ने शहादत खां की तरह व्यवस्थित नीति अपनाई। उसने लखनऊ और अवध का विकास किया। इतना ही नहीं, साहित्य एवं कला तथा हस्तशिल्प का उसके समय में खूब विकास हुआ था। नैतिक रूप से भी वह साफ सुथरा था। बक्सर के युद्ध ईएस 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अवध की पराजय हुई। मैसूर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद हैदराबाद के पास स्थित मैसूर हैदराली के नेतृत्व में सबसे शक्तिशाली राज्य बना था। उसने मैसूर के राजा कृष्णराज वडियार को नाम मात्र का राजा बना करके वास्तविक सत्ता अपने हाथ में ले ली। कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभावान हैदर अली ने मैसूर का महत्वपूर्ण विकास किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से उसने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना ईएस 1755 की। मैसूर के वास्तविक शासक ईएस 1761 बनकर उसने कन्नड़ और मलबार तक का क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिया। उसने मुगल शासन प्रणाली जैसी ही व्यवस्था स्थापित की। मैसूर सतत निजाम, मराठा और अंग्रेजों के साथ संघर्ष रहता था। उसने 1729 अंग्रेजों को हरा दिया था, परंतु द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1782 में उसकी मृत्यु हुई और उसके स्थान पर टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में मृत्यु ईएस 1799 होने तक टीपू सुल्तान मैसूर में शासन करने वाला शक्तिशाली सुल्तान था। फ्रांस की राज्य क्रांति से खूब प्रोत्साहित होकर समय के साथ अपने राज्य में व्यापक परिवर्तन करने वाला वह एक शक्तिशाली सुल्तान था। नवीन कैलेंडर, नए सिक्के और नई प्रणाली से तौलमाप शुरू करने वाला तथा आधुनिक पुस्तकालय तथा धर्म, इतिहास, विज्ञान और गणित जैसे विषयों में रुचि लेने वाले शायद 18वीं सदी का वह एकमात्र सुल्तान था। श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष स्थापित करके वह जेकोबिन क्लब का सदस्य बना था। सैन्य व्यवस्था में भी आधुनिकीकरण ला करके उसने उच्च कोटि की सेना तैयार की थी। यूरोपीय शैली में बंदूक और आधुनिक हथियारों से उसने सेना तैयार की थी। यूरोपीय शैली में बंदूक और आधुनिक हथियारों से उसने सेना का नवीनीकरण किया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने नौसेना तैयार करके 1776 जहाज भी बनवाया था। वह स्वयं भी प्रतिभा संपन्न सेनापति था। उसका कहना था
कि बकरे की तरह लंबी जिंदगी जीने की अपेक्षा सिंह की तरह एक दिन जीना योग्य है। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने उसे हराया और वह वहीं लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। टीपू सुल्तान 18वीं सदी के राजनीतिज्ञों में सबसे अधिक श्रेष्ठ था। अंग्रेजों के रूप में आने वाले खतरे का एहसास उसे था और इसीलिए अंग्रेज उसे अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानते थे। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र मुगल साम्राज्य के पतन के बाद दिल्ली के आसपास के राजपूत राज्यों ने अपने राज्यों को स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया। सबसे महत्वपूर्ण राजपूत शासक में आमेर के सवाई जयसिंह थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, सुधारक, कानूनविद और विशेषकर विज्ञान एवं खगोल के विद्वान थे। भारत में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शून्य अवकाश व्याप्त था। तब उसने जयपुर में विज्ञान और कला का महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित किया। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का समावेश करती वेधशालाएं बनवाई। उसके समय में गणित के तत्व और त्रिकोणमिति आदि क्षेत्र में काफी काम हुआ। उसने राजपूतों में व्याप्त कई दूषणों के विरुद्ध समाज सुधार किया, जिसमें बेटी को दूध पीती करने की प्रथा का समावेश होता है। बंगेज पठान और रोहिल्ला अलीगढ़ और कानपुर के बीच के क्षेत्र में मोहम्मद खां बंगेज, फर्रुखाबाद के आसपास, ने एक छोटा परंतु शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हिमालय के दक्षिण भाग में और गंगा नदी के उत्तर में कुमाऊं तक फैले राज्य की राजधानी बरेली के आंवला और उसके बाद रामपुर में बनाया। वह अयोध्या, दिल्ली और जाट प्रजा के साथ सतत संघर्ष में रहता था। राजपूताना मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात राजपूताना क्षेत्र के राजपूत राज्यों की परिस्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। खास करके जयपुर, उदयपुर तथा जोधपुर राज्य अपने विकास की निरंतरता बनाए रखे। परंतु अंग्रेजों के समय में उनके राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। सिख सत्ता 17वीं सदी के प्रारंभिक सिख गुरु हरगोविंद ने सिखों को योद्धा बनाने का प्रयत्न शुरू किया, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय में अत्यंत शक्तिशाली बन चुके थे। गोविंद सिंह के सिख सैन्य ने औरंगजेब के विरुद्ध कई युद्ध किए। उसके बाद बंदा बहादुर ने गोविंद सिंह के कार्य को चालू रखा। पंजाब के कई क्षेत्रों में क्रमशः उनका शासन शक्तिशाली होता गया। भारत पर ईरानी आक्रमण होने के परिणाम स्वरूप सिख सत्ता का विकास हुआ। 18वीं सदी के अंत में सिखों की सुकरचकया जाति से आए रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य का विकास किया। उन्होंने लाहौर और अमृतसर जीत करके सतलज नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुल्तान, कश्मीर, पेशावर जीत करके सिख राज्य का विस्तार किया। उन्होंने यूरोपीय ढंग से शक्तिशाली सैन्य संरचना की थी। उनकी सेना में यूरोपीय अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। धार्मिक रूप से भी वे सहिष्णु थे। अंग्रेजों ने उसके साथ अच्छे संबंध बनाए थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद 1838 गवर्नर जनरल डलहौजी ने सिख राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था। मराठा सत्ता मुगल साम्राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली मुकाबला देने वाले मराठे थे। एक सामान्य योद्धा के पुत्र के रूप में जन्म ईएस 1627 लेने वाले शिवाजी ने अपने बल पर महान मुगल सत्ता तथा दक्षिण में ब्राह्मणी राज्यों के साथ भारी संघर्ष करके मराठा सत्ता की नींव डाली। बाद में छत्रपति बनकर शिवाजी ने मराठा शासन और साम्राज्य का खूब विकास किया। उन्होंने 1680 तक मराठा सत्ता को सबसे शक्तिशाली सत्ता बना करके मुगल साम्राज्य के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। शिवाजी के पौत्र शाहू को औरंगजेब ने कैद कर लिया 1639, जबकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसे जेल में से मुक्त किया गया। इस घटना के बाद शाहू और कोल्हापुर में रहती उनकी काकी ताराबाई के बीच विरासत विग्रह शुरू हुआ। ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर ईएस 1700 तक मुगल सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। शाहू और कोल्हापुर के बीच के झगड़े के परिणाम स्वरूप मराठी सरकार में पेशवा प्रथा नाम की एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ और पेशवा अब मराठी सत्ता के केंद्र में आए। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे। उन्होंने शाहू का पक्ष लेकर दुश्मनों को दूर करके मराठा शक्ति का विस्तार किया। इतना ही नहीं, पेशवा ने शाहू की सत्ता भी अपने हाथ में ले ली। उन्होंने मुगलों को भी अंकुश में रखा।
उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। वह अत्यंत प्रतिभाशाली सेनापति था। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे शक्तिशाली प्रतीक के तौर पर वह जाना जाता है। मुगल सत्ता के विरुद्ध उसे काफी सफलता मिली थी। उसके समय में मराठा महाराष्ट्र से लेकर मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड तक अपना अधिकार रखते थे। उसने जंजीरा पर विजय प्राप्त कर ली और पुर्तगालियों को भी अपने अंकुश में ले लिया। मराठा साम्राज्यवाद को खूब विस्तृत करने वाले बाजीराव की मृत्यु 1740 के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव ने शासन संभाला। वे नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने पिता का अधूरा स्वप्न पूरा करने का प्रयास किया। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 की 14 जनवरी हुआ। इस युद्ध में सदाशिव राव ने महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें मराठा पक्ष के 28,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। इस घटना के आघात से जून 1761 में पेशवा की मृत्यु हुई। जबकि मराठों की हार हुई, लेकिन वे एकदम से खत्म नहीं हुए। माधवराव के नेतृत्व में मराठा शक्ति का पुनः उदय हुआ। माधवराव मराठा सत्ता को दिल्ली तक ले गए। सवाई माधवराव की मृत्यु हुई 1785। तब तक अंग्रेजों ने शक्तिशाली ढंग अपना करके मराठा शक्ति को ललकारा और 3 युद्ध किए। उसमें तीसरे मराठा विग्रह में मराठों की हार हुई और पेशवा प्रथा का अंत हुआ। आसाम और उत्तर पूर्व राज्य 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत के उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में सुप्रसिद्ध जनजाति के राज्य आए हुए थे। मुगलों को पराजित करने वाले शक्तिशाली आसामी नेता बड़फक्कन थे। उन्होंने आसाम को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। अहोम के शासक रुद्र सिंह को पूर्व भारत का छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने आसाम और पूर्व भारत की तरफ ध्यान केंद्रित करके साम्राज्यवादी नीति अपनाई। अंग्रेजों ने बर्मा जीतकर 1826 इन प्रदेशों पर अपना अधिकार बढ़ाया। उसके बाद 1850 तक अधिकांश पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ चुके थे।